नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीजी के मध्य प्रदेश के संभाग एवं जिले आईएमपी फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, यानी एमपी में जितने जिले हैं और संभाग हैं, यानी संभाग की लोकेशन और किस संभाग में कितने जिले आते हैं, कौन से जिले आते हैं, सारी बातें। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एमपी के बारे में। वो सभी फैक्ट्स जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और बेसिक फैक्ट्स हैं और जो हमेशा एग्जाम में आने की संभावना उनकी बनी होती है, उन सभी फैक्ट्स को हम पढ़ेंगे। और मेरा यहाँ पर उद्देश्य ये है कि हम मैप को समझें और मैप से संबंधित जितने भी फैक्ट आपके बनते हैं सभी हम पढ़ने का प्रयास करें ताकि हमारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो पाए। ये आपका एमपी का मैप है, इसको हमने कई बार समझा है। इसमें हमने जानने का प्रयास किया है कि कौन सा जिला पूर्वी है, पश्चिमी है, उत्तर है, दक्षिण और मध्य में सागर। इस प्रकार से हमने सभी एंगल से मैप को समझने का प्रयास किया है ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो पाए। आज हम इनमें जो संभाग हैं, इनमें जो जिले हैं, उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे, उनकी लोकेशन समझने का प्रयास करेंगे कि किसकी लोकेशन कहाँ पर है, कौन सा संभाग कहाँ पर आता है। देखिए, यदि हम संभाग की बात करें तो 10 संभाग एमपी में आते हैं और इनकी लोकेशन की बात करें तो उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, 3 पार्ट में इसको हम डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ेंगे, देखिए 3 पार्ट कैसे। ये पार्ट आपका पश्चिमी हो गया, ये आपका मध्य हो गया, पीछे वाला पार्ट, ये आपका मध्य, ये पार्ट पश्चिमी, ये मध्य और ये आपका पूर्वी। ठीक, तो अगर हम देखें, अगर हम देखने का प्रयास करें, अगर हम समझने का प्रयास करें तो अगर हम पूर्वी पार्ट, अगर हम पश्चिमी पार्ट की बात करें, वेस्टर्न पार्ट की बात करें तो 2 संभाग आपको दिखाई देंगे। सबसे ऊपर आपका उज्जैन है, नीचे इंदौर है। देखिए, ये आपका उज्जैन वाला पार्ट है और ये आपका इंदौर वाला पार्ट है। इसमें कितने जिले हैं, कौन से जिले इसमें हैं, हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोकेशन पर ध्यान दें तो उज्जैन पश्चिमी पार्ट में 2 संभाग आपको दिख पा रहे होंगे, उज्जैन और इंदौर। इसके बाद मध्य में यदि हम आते हैं, ये वाले पार्ट में आते हैं तो यहाँ पे 4 संभाग आपको मिलेंगे। सबसे ऊपर आपका पड़ेगा चंबल, चंबल पड़ेगा, उसके नीचे आपको मिलेगा, उसके नीचे ग्वालियर पड़ेगा, देखिए ग्वालियर है ये। इसके नीचे पड़ेगा भोपाल, देखिए भोपाल। इसके नीचे आएगा आपका नर्मदापुरम संभाग, ये आपका है नर्मदापुरम संभाग। ठीक, तो ये वाला आपका पश्चिम पार्ट है और ये मध्य में आ जाता है आपका। ठीक है, और इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 2 संभाग और मिलेंगे आपको। ऊपर है सागर, ऊपर है सागर, नीचे है आपका जबलपुर, ये आपका है जबलपुर। ठीक, और आगे बढ़ेंगे पूर्व की ओर तो ये आपका रीवा है और ये आपका है शहडोल, सबसे छोटा है ये। ठीक, तो हमने 3 पार्ट किए। पश्चिमी पार्ट में 2 आपको मिले हैं, उज्जैन और इंदौर। मध्य में ऊपर चंबल है, फिर नीचे भोपाल है। इसके बाद आपका ये सबसे ऊपर चंबल है, फिर ग्वालियर है, फिर भोपाल और नर्मदापुरम। ठीक, 4 यहाँ पर है मध्य में और आपके पूर्व में। ठीक है, आपको जो पूर्व में भी आपको जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ भी 4 हैं आपके, सागर, जबलपुर, रीवा और शहडोल। ठीक, तो आपके 10 हमने पढ़े हैं। पश्चिम में आपके 2 हैं, बीच में आपके 4 हैं और आपके पूर्व में भी 4। इस प्रकार से 10 संभाग हमने समझ लिए हैं। इनकी लोकेशन का बड़ा महत्व है। आपको क्वेश्चन आता है, कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं कि आपको फैक्चुअल नहीं आता है। आपको क्वेश्चन एग्जाम में आया कि भाई जलवायु कहाँ से प्रवेश करती है, किस जिले से, किस संभाग से। तो यदि आपको संभाग की लोकेशन पता होगी तो आपको जलवायु हो, मृदा हो, कुछ भी हो, आपको अगर जिला पता है, उसकी लोकेशन पता है, चाहे जनजाति वाला पार्ट हो, तो आपको क्वेश्चन का आंसर देने में काफ़ी आसानी होगी। उसको समझने में, क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी तो आंसर देने में भी आपको काफ़ी आसानी होगी। अब हम बारी बारी से जितने भी संभाग हमने पढ़े हैं, इनकी लोकेशन पढ़ी, इनकी अब जानते हैं कि कौन सा जिला इसमें आता है ना, किस किस जिले में, किस संभाग में कितने जिले आते हैं। सबसे पहला आपका जो संभाग बनेगा वो बनेगा आपका उज्जैन। ठीक है, सबसे पहले बनेगा आपको उज्जैन। तो उज्जैन की लोकेशन क्या थी, आपको ध्यान होगा, अभी देखा था हमने। देखिए, अभी हमने देखा था कि उज्जैन की लोकेशन यहाँ पड़ती है। तो कौन कौन से जिले इसमें शामिल, देखिए आइए, ये आपका उज्जैन हो गया। तो ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर ये आपका जो है, ये आपका पूरा उज्जैन के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये वाला पार्ट। ठीक है, कौन कौन सा आएगा इसमें, देखें। सबसे पहले आपका नीमच आएगा, फिर मंदसौर आ गया, फिर रतलाम आ गया। थोड़ा सा वो करते हैं क्लियर, है ना।
को समझे थोड़ा सा। देखिए, तो ये आपका पार्ट उज्जैन का संभाग बन गया, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपका आएगा नीमच, फिर आपका मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, शाजापुर और आपका देवास, ठीक। उज्जैन, नीमच, देवास, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, आगरमालवा, 7 इसमें पड़ेंगे आपको, ठीक है। 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक। नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, देवास, शाजापुर, देवास। अब देखिए इंदौर के बाजू में देवास है, लेकिन देवास किस में आ रहा है? उज्जैन में। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि जैसे आपको क्वेश्चन आता है कि देवास किस संभाग में आता है, तो उज्जैन के इंदौर के बाजू में है वो, और इंदौर से पास पड़ता है, तो आपको लगता है कि ये इंदौर में आता होगा, लेकिन ये उज्जैन में आता है। देखिए ये उज्जैन में आता है, ठीक है। तो 7 इसमें है, ठीक, 7 है। कौन कौन से हैं आपको याद हो गया। देवास का ध्यान रखिए आप, देवास में काफी कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो उज्जैन संभाग हमारा समाप्त हो गया है। 7 इसमें जिले आपको मिलेंगे, ठीक, 7 जिले इसमें मिलेंगे। लोकेशन देखते चलिए, लोकेशन का बड़ा महत्व है। अगर आपको लोकेशन याद हो गई तो आपको कॉन्सेप्ट भी समझने में भी आसानी होगी। इसके बाद जब हम जीएस पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी। जब हम एमपी का गठन कैसे हुआ पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत आसानी होगी, क्योंकि इसमें जिले का नाम बार बार आता है कि ये जिला इसमें शामिल हुआ, इसमें शामिल हुआ, तो पढ़ने में आपको आसानी होगी, है ना। चलिए अब हम बात करेंगे इंदौर संभाग के बारे में बात करेंगे। तो इसमें इंदौर संभाग में भी 8 जिले इसमें आते हैं। कितने आते हैं? 8 जिले इसमें शामिल हैं। कौन कौन से देखिए, ये आपका इंदौर है ये आपका इंदौर हो गया। इसके बाद ये देखिए इंदौर से लेकर धार वाला पार्ट है, यहाँ से ऐसा बनेगा ये आपका इंदौर संभाग ऐसा बनेगा, झाबुआ, ठीक है, इंदौर हो गया आपका। ये आपका जो इंदौर है ये शामिल हो गया। इसके बाद इंदौर के बाद आपका ये धार हो गया, फिर झाबुआ हो गया, फिर अलीराजपुर हो गया, और इसके बाद ये आपका हो गया बड़वानी, फिर आपका खरगोन हो गया, फिर आपका बुरहानपुर हो गया, खंडवा हो गया। इस प्रकार से आपके बनेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है इसमें। कौन कौन सा? इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, ठीक, इस प्रकार से 8 देखते हैं। इंदौर, धार, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी और अलीराजपुर, 8 हैं कुल, 8 है। तो इसकी लोकेशन देखिए, ये वाला पार्ट पूरा यहाँ से उज्जैन उसके ऊपर है और इंदौर उसके नीचे है, ठीक, देवास के जस्ट बाजू में, और इंदौर यहाँ से लेकर ही पूरा खंडवा तक कवर करेगा, है ना। मतलब कि जो खंडवा के ऊपर देवास है वो उज्जैन में आएगा, और जस्ट इंदौर के जो नीचे खंडवा वाला पार्ट है, खंडवा से लेकर ये पूरा बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, ये पूरा इंदौर में आएगा, संभाग में आएगा, ठीक है। ये आपका हो गया इंदौर संभाग हो गया, ये आपका ऊपर हो गया उज्जैन हो गया, ठीक है। तो 2 संभाग हमने पढ़ लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद आपका पड़ता है चंबल संभाग। तो चंबल संभाग बहुत इजी है, देखिए आप बहुत अच्छे इसको समझें। देखिए देखिए आपका चंबल संभाग, ये देखिए ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये आपका चंबल संभाग है, ठीक। तो यहां पर कौन कौन से? श्योपुर आएगा आपका, मुरैना और भिंड, यानी भिंड, मुरैना, श्योपुर। भिंड, मुरैना, श्योपुर है, दो पढ़ते हैं, एक पढ़ता है शिवपुरी, वो नीचे आता है, यहाँ पर आता है शिवपुरी, और इसके ऊपर पड़ता है श्योपुर, ठीक। तो 2 3 पढ़ेंगे इसमें चंबल संभाग में, श्योपुर, मुरैना, भिंड, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ये बात क्लियर है। चलिए और इसके नीचे आपका आता है ग्वालियर संभाग, ठीक है, ग्वालियर संभाग आगे देखते हैं, आगे इसको पढ़ेंगे। तो चंबल क्लियर है आपको, आगे बढ़े इसमें। देखें ये आपका अगला आपका है ग्वालियर संभाग। अब देखिए इसमें आपको पढ़ेंगे 5, देखिए इसमें पढ़ेंगे आपको 5। कौन कौन से पढ़ेगा? ग्वालियर, इसके ऊपर चंबल था, ये ग्वालियर है आपका, ठीक। अब यहाँ से दतिया है, ये देखिए, तो ये ऐसा यहाँ से कवर होगा, ये दतिया यहाँ से लेकर आपका ग्वालियर आ गया, फिर आपका शिवपुरी कवर हो गया, है ना, फिर आपका गुना आ गया, इसमें गुना आपका कवर हो गया, और इस प्रकार से यहाँ पे अशोकनगर आ गया, और ये आपका समाप्त, ठीक है। ये संभाग बनेगा आपका ऐसा, ये देखिए देख पा रहे हैं आप, ये आपका है ग्वालियर संभाग। इसमें कितने जिले हैं?
दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, ठीक, अशोकनगर और गुना। अब देखिए श्योपुर आएगा आपका चंबल संभाग में, शिवपुरी आएगा आपका ग्वालियर संभाग में। तो ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया। बात क्लियर है आपको? कहाँ से? देखिए ये आपको दतिया से लेकर यहाँ तक, यहाँ से ये वाला जो पार्ट है ये पूरा इसमें कवर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला आपका पड़ेगा भोपाल संभाग। यदि आप भोपाल संभाग की बात करेंगे तो इसमें भी आपको पड़ेंगे 5 जिले इसमें शामिल होंगे। कौन कौन से 5 जिले देखिए इसमें जरा, 5 संभाग इसमें मिलेंगे आपको। देखिए 5 संभाग मिलेंगे। कौन कौन से? देखिए आपका ये भोपाल पड़ेगा, ये आपका मध्य में भोपाल, आपकी राजधानी है एमपी की, भोपाल पड़ गया आपको। अब इसमें देखिए भोपाल आपका पड़ गया। अब देखिए ये भोपाल है, इसके बाद ये आपका सीहोर है, यहाँ पर ये आपका राजगढ़ है, ठीक, ये विदिशा है, रायसेन। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो भोपाल यहाँ पर है और इसके जस्ट यहाँ पर इसका ये बनेगा ऐसा। अगर आप इसका मैप बनाना चाहो तो कुछ ऐसा बन जाएगा इसका मैप, है ना। ये देखिए ये आपका भोपाल संभाग है, ठीक। शाहजहाँपुर इसमें काउंट नहीं होगा, शाहजहाँपुर आपका जाएगा उज्जैन में। तो ये आपका देख रहे हैं, ये आपका मध्य में भोपाल है और इस तरफ आपका राजगढ़ है। मतलब भोपाल में 5 जिले आते हैं, भोपाल, राजगढ़, यहाँ पर आपका सीहोर आ गया, इसमें, और रायसेन और विदिशा, ठीक है। भोपाल, राजगढ़, सीहोर, रायसेन, विदिशा। और इसका जो मैप बनेगा संभाग का ऐसा बनेगा। समझ पा रहे हैं बात को? चलिए, तो आपका भोपाल संभाग भी। अब हम बात करेंगे नर्मदापुरम संभाग के बारे में। ये आपका है नर्मदापुरम संभाग, ठीक। इसमें भी आपके हैं 3 जिले इसमें मिलेंगे आपको, 3 जिले आपसे मिलेंगे आपको। अब इसमें कुछ फैक्ट देखिए, देखिए ये आपको जो होशंगाबाद, इसमें आपका जो नर्मदापुरम संभाग है, इसमें 3 जिले, बेसिकली इसका नाम जो है, इसका जो नर्मदापुरम संभाग है, इसका नाम चेंज हो चुका है 2008 में। होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया है, ठीक है। तो 2008 में होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया है। ये बात क्लियर है आपको? अब इसके बाद देखें, इसमें 3 जिले आते हैं, 3 जिले इसमें आते हैं। ये आपका जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये आपका होशंगाबाद संभाग, आपका नर्मदापुरम संभाग है ये, है ना। तो इसमें 3 जिले आते हैं, कौन से? देखिए एक बार मैप इसका बन जाए, फिर देखिए आप ध्यान से इसको। ये देखिए आपका, ये आपका इसका मैप बन गया। तो ये संभाग जो है, ये वाला जो संभाग है, ये आपका है नर्मदापुरम संभाग। कौन सा है ये? नर्मदापुरम, इसका नाम है नर्मदापुरम संभाग। इसमें 3 जिले आते हैं आपके, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। अब जो होशंगाबाद है, इस जिले का नाम भी नर्मदापुरम ही कर दिया गया है, ठीक। तो बेसिकली जो आपका संभाग भी आपका नर्मदापुरम है और उसमें जिला भी नर्मदापुरम आता है। तो बेसिकली नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले आते हैं, कौन कौन से? नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल। और उसका मैप कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये बात क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला बनेगा सागर संभाग। सागर में आपके बनेंगे, सागर में देखिए आपको इसमें करीबन आपको 1 2 3 4 6 आपको इसमें जिले आपको बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे देखिए इसमें जरा। देखिए आपका जो सागर है, सागर ये बड़ा, ये सागर है आपका। अब इसके बाद सागर में दमोह आएगा आपका, है ना। इसके बाद ये आपका छतरपुर इसमें आएगा, पटना, इसमें पन्ना भी आएगा, छतरपुर, सागर, पन्ना भी आएगा इसमें, और आपका छतरपुर भी आएगा, टीकमगढ़ और निवाड़ी, ठीक। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसका मैप बनाते हैं इसका अपन। ये आपका सागर हो गया, इसमें सागर के बाद आपका बनेगा इसमें दमोह आएगा, इसमें पन्ना भी कवर होगा, इसमें पन्ना भी इसमें कवर होगा। और इसमें देखें आपका जो है छतरपुर भी इसमें कवर होगा, टीकमगढ़ भी कवर होगा और निवाड़ी भी इसमें कवर होगा। इस प्रकार से इसका मैप बनेगा संभाग का। तो सागर संभाग का मैप कुछ इस प्रकार से बनेगा, जिसमें सागर भी है, दमोह भी है, पन्ना भी है, छतरपुर भी है, टीकमगढ़ और निवाड़ी नया जिला बना है, जो कि सागर में आता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में जो नया जिला बना है जिसका नाम निवाड़ी है, वो किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो निवाड़ी जो है वो सागर संभाग के अंतर्गत आता है। ये बात क्लियर है आपको?
कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बेसिकली, इसलिए मैंने आपको बताया कि निवाड़ी आपका सागर में आता है। ठीक, अब आपका अगला है जबलपुर संभाग, सागर के नीचे पड़ता है ये, इसकी लोकेशन सागर के नीचे है, इसलिए इसको हमने उसी हिसाब से इसको अरेंज भी किया है। चलिए, आपका जबलपुर संभाग में भी 8 जिले लगभग आते हैं, 8 जिले इसमें कवर करता है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा संभाग है, और पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है इंदौर। हमने अभी पढ़ा था, पॉपुलेशन वाइज की अगर बात करें सबसे बड़ा संभाग इंदौर है। अगर आप क्षेत्रफल की बात करेंगे तो सबसे बड़ा संभाग है आपका जबलपुर। ये बात क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जबलपुर में लगभग 8 जिले ये कवर करता है। देखें, ये आपका है जबलपुर, और ये आपका है ये आपका जबलपुर है। देखिए, ये आपका जबलपुर है, ये आपका है जबलपुर, और उसके बाद ये आप कटनी इसमें शामिल होगा। ये कटनी देख रहे हैं, अभी कटनी है, और ये नरसिंहपुर यहाँ पर है, ये आपका नरसिंहपुर है, ये आपका है थोड़ा सा पेन में ये आपका है नरसिंहपुर, देखिए ये नरसिंहपुर है, और यहाँ पर छिंदवाड़ा है, यहाँ पर सियोनी है, यहाँ बालाघाट है, मंडला है, डिंडोरी। ठीक, और ये आपका डिंडोरी। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले इसमें आते हैं। कांग्रेस जबलपुर, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, डिंडोरी। मंडला भी इसमें आएगा। देखो, तो इसका मैप कैसे बनेगा? देखिए, ये कटनी ऐसे यहाँ से कटेगा, और इसके यहाँ से ये लेते हुए यहाँ भी आएगा आपका, डिंडोरी भी आएगा इसमें, और इसमें आपका ये इसके बाद बालाघाट भी कवर होगा। बालाघाट के बाद इसमें सियोनी भी बनेगा, यहाँ पर छिंदवाड़ा भी इसमें आएगा आपका जबलपुर में, और इसमें नरसिंहपुर भी इसी संभाग में आएगा आपका, और दमोह भी इसमें आएगा। एक मिनट, जबलपुर, कटनी, सॉरी, ये आपका नरसिंहपुर के बाद यहाँ पर आपका जबलपुर आएगा, और ये आपका कटनी, दमोह तो आपका सागर में आएगा, है ना। तो इस प्रकार से बन गया 8 जिले हो गए आपके, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी, 8 जिले इसमें। इसका मैप कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो अपने हाथ से आप मैप पे, अपने हाथ से यदि आप मैप पर अपना ये मैप बनाएंगे संभाग का, तो आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर आपके स्पीड से होंगे बिना किसी सपोर्ट के। ठीक है, चलिए, तो आपका जबलपुर संभाग पढ़ लिया हमने, सबसे बड़ा है ये एरिया वाइज। आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए, फिर आपका रीवा संभाग है, इसमें 3 जिले इसमें आते हैं। कौन कौन से? देखिए, ये आपका रीवा है, ये आपका रीवा है, इसमें रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, 4 इसमें आते हैं। ये आपका सतना, रीवा, सिंगरौली, सीधी, सिंगरौली, सतना, रीवा, 4 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। और ये आपका रीवा के बाद अंतिम पड़ेगा आपका शहडोल, सबसे छोटा है ये, सबसे छोटा है जनसंख्या वाइज। सबसे बड़ा अगर पॉपुलेशन की वाइज बात करेंगे तो इंदौर है, एरिया वाइज आपका संभाग सबसे बड़ा जबलपुर है, और यदि आप एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटे की बात करेंगे तो वो पड़ेगा आपका शहडोल। ठीक है, इसमें ये क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। इसमें 3 जिले बेसिकली आते हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, ये आपका सबसे छोटा संभाग है। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, ये बात आपको क्लियर है। तो 10 संभाग हमने पढ़ लिए हैं, आप इनको रिवाइज करते चलिएगा, मैप में आपके सामने लेके बैठिएगा और अपने हाथ से इसको भरने का प्रयास करिए। संभाग जिले हमने पढ़ लिए, आगे बढ़ते हैं। अब अगला आपका टॉपिक है मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, महत्वपूर्ण तथ्य एमपी से संबंधित। चलिए, कुछ फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बेसिक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए, उनको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले आपका नाम की बात करें, मध्य प्रदेश है, किसने दिया नाम? ये क्वेश्चन भी आता है, जवाहरलाल नेहरू ने नाम दिया था। और इनके जो नाम है, इनको किस नाम से बोला जाता है? ठीक है, तो इनके नाम जो है, सोया स्टेट बोला जाता है इनको, सोया स्टेट, लघु भारत बोला जाता है, मध्य भारत भी कहा जाता है, हृदय प्रदेश क्योंकि मध्य में है ना, भारत के मध्य में आता है इसलिए उसको हृदय प्रदेश कहते हैं। टाइगर स्टेट, पूरे भारत में सर्वाधिक टाइगर अगर कहीं किसी राज्य में है तो वो है मध्य प्रदेश, इसलिए इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। कोहिनूर प्रदेश कहते हैं, यहाँ पर हीरा सर्वाधिक मात्रा में होता है। नदियों का मायका, नदियाँ यहाँ पे काफ़ी हैं।
और हृदय प्रदेश भी किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको हृदय प्रदेश की उपाधि दी थी, मध्य प्रदेश को। आगे बढ़ेंगे, राजधानी भोपाल है। स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए स्थापना दिवस भी 1 नवंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। वर्तमान जो स्वरूप है एमपी का, जो वर्तमान स्वरूप है वो छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद से है, यानी 1 नवंबर 2000 से ये स्वरूप है। 1 नवंबर 2000 में ये छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ था 16 जिलों के साथ। ठीक है, और इसमें हम पढ़ेंगे इसके बाद कि एमपी का जो गठन है, वर्तमान एमपी का स्वरूप है वो कैसे बना था, और छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए, सारी बातें। इसके बाद है राज्य भाषा की बात करें तो हिंदी जो है यहाँ की राज्य भाषा है। आगे बात करेंगे इसमें, देखें अगर आप क्षेत्रफल की बात करेंगे, ये पहले बढ़ चुके हैं, 308252 है, 308252 308252 स्क्वायर किलोमीटर एमपी का क्षेत्रफल है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 9.38% है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 9.38% है ना। जितना भी भारत का क्षेत्रफल है उसका, जितना भी आपके भारत का क्षेत्रफल है उसका 9.38% एमपी में आता है, यानी एमपी का क्षेत्रफल का 9.38 सिर्फ एमपी कवर करता है। और देश का प्रथम जो राजस्थान, अगर आप एरिया की बात करें तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राजस्थान है, एमपी सेकंड नंबर पर आता है। एमपी की लोकेशन है सेकंड और राजस्थान आता है आपका फर्स्ट नंबर पर आता है। ये बात क्लियर है। अब पॉपुलेशन की बात करें, जनसंख्या की बात करें तो 72626 ये पॉपुलेशन है 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी पॉपुलेशन बढ़ चुकी होगी जब इसकी दोबारा से जनगणना होगी, तो 11 के अनुसार आपकी है 72626 ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर आप बात करें पॉपुलेशन वाइज तो पहले इसकी पॉपुलेशन की जो पहले इसकी पोजीशन थी 6वां, पहले एमपी 6 पोजीशन पे आता था पॉपुलेशन वाइज, लेकिन वर्तमान की बात करें तो एमपी 5वें स्थान पर आता है, 5th पोजीशन पर आता है। ठीक है, सबसे टॉप पर उत्तर प्रदेश है, यूपी है। ये क्वेश्चन भी आता है कि इसकी लोकेशन क्रम में जमाइए। यूपी टॉप पर है, फिर आपका आता है महाराष्ट्र, फिर आता है बिहार, फिर आता है पश्चिम बंगाल, दीदी ममता दीदी, और इसके बाद आता है मध्य प्रदेश। ठीक है, सबसे पहले आपके योगी जी हैं, इसके बाद आपका बीजेपी यहाँ पर है, शिंदे जी हैं, इसके बाद बिहार नीतीश कुमार जी हैं, उसके बाद ममता जी हैं, और उसके बाद हम चौहान साहब हैं, एमपी है। एमपी 5वें स्थान पर आता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, आगे भी आने की संभावना, इसको बार बार रिवाइज करते चलना है। जनसंख्या घनत्व कितना है? 236 है। लिंगानुपात एमपी का 931 है, 931 है, भारत का 943 के आसपास है। उसके बाद साक्षरता की बात करें तो 69.3 69.3% साक्षरता है, और जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। देखिए एक बात समझें, अगर आप जलवायु की बात करें, देखें ये आपकी पृथ्वी है, इसके मध्य में है, देखिए ये आपकी पृथ्वी है, इसके मध्य में है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी इक्वेटर। ये आपका है इक्वेटर, ये है इक्वेटर, भूमध्य रेखा। ठीक, यह है इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, और इसके ऊपर 23.5 डिग्री अक्षांश को बोलते हैं कर्क रेखा। ये आपका 23.5, ये आपका कर्क रेखा है ये। ठीक है, ये है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री जो नीचे आपकी रेखा पड़ती है, 23.5 डिग्री है ना, 23.5 डिग्री दक्षिण में जो अक्षांश रेखा है उसको बोलते हैं मकर रेखा। यह हमें कल पढ़ा था हमने। ठीक है, ये आपकी कर्क है और ये आपकी मकर है। अच्छे समझना इस बात को। अब बात समझे कि ये आपकी है भूमध्य रेखा,
है ना, ये आपकी इक्वेटर है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों के मध्य में जो क्षेत्र आता है, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में जो क्षेत्र आता है पृथ्वी पर, वो क्षेत्र उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है। ठीक, यानी जो भी क्षेत्र इन दोनों के मध्य में कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में आता है, वहां की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। ये बात क्लियर है। और कर्क रेखा एमपी के मध्य में से होकर गुजरती है। ये आपका एमपी का मैप है। कर्क रेखा इसके मध्य में से होकर गुजरती है। एमपी हालांकि यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, एमपी यहाँ पर। तो कर्क रेखा एमपी के मध्य में से और भारत के भी मध्य में से, तो बेसिकली कर्क रेखा एमपी के मध्य में से होकर गुजरती है, इसलिए यहाँ पर एमपी के नीचे उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो आपको क्लियर हो गया कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में जो क्षेत्र आता है, वहां पर जलवायु को कहते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ये बात क्लियर है आपको। चलिए, तो ये आपको मैप में समझना है कि किस, इसको हम पढ़ेंगे, जब हम भूगोल पढ़ेंगे तो समझेंगे कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु होती है। ये बात क्लियर है। चलिए, आगे है आपका भौगोलिक विस्तार कितना है, 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर, हम बात कर रहे हैं इसका जो भौगोलिक विस्तार मतलब कि अक्षांश देशांतर। ये आपका अक्षांश है, ये देशांतर ऐसी होती हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि इसका भौगोलिक विस्तार कितना से पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर हम अक्षांश की बात करें, उत्तरी अक्षांश की बात करें, तो 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट इसका उत्तरी अक्षांश है। अब देशांतर की बात करें तो 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट इसका पूर्वी देशांतर में इसका विस्तार। तो बेसिकली उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में इसका विस्तार है। ये बात क्लियर है। 5 राज्य, इसके सीमावर्ती राज्य कितने हैं, 5 राज्य हैं, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। इसकी लंबाई की बात करें तो पूर्व से पश्चिम हमने पहले पढ़ चुके हैं 870 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण जो है वो 605 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखें राजकीय पुष्प की बात करें तो वो है सफेद लिली। इसका साइंटिफिक नाम है लिलियम कैंडिडम। क्या है, लिलियम कैंडिडम। इसके बाद राजकीय पशु बारहसिंगा है, जिसे वैज्ञानिक नाम इसका है रुसवर्स डुवासिली। क्या है, रुसवर्स है डुवासिली, रुसवर्स डुवासिली इसका साइंटिफिक नाम है। ब्रेडरी प्रजाति आपका जो, सॉरी, ये ब्रेडरी प्रजाति का होता है। किसका होता है, ब्रेडरी प्रजाति का ये पशु होता है। राजकीय पक्षी है दूधराजा, जिसे शाह बुलबुल भी कहते हैं। इसका अंग्रेजी नाम है पैराडाइज फ्लाई कैचर। क्या है, पैराडाइज फ्लाई कैचर। और इसका अंग्रेजी, इसका वैज्ञानिक नाम है टेरेप्सीफोन पैराडाइसी, टेरेप्सीफोन पैराडाइसी। ये बात क्लियर है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो बरगद राजकीय वृक्ष है। इसका साइंटिफिक नाम है फाइकस वेंगेलेंसिस, फाइकस वेंगेलेंसिस। ठीक, फाइकस वेंगेलेंसिस। राजकीय नाट्य की बात करें तो माच इसका राजकीय, एमपी का जो राजकीय नाट्य है वो है माच, जो कि मालवा का है। राजकीय नृत्य की बात करें तो ये राई है, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। ठीक, तो राजकीय नाट्य माच है और राजकीय नृत्य आपका राई है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और क्वेश्चन ये भी आता है कि माच किस क्षेत्र में होता है, तो ये मालवा में होता है और राई होता है बुंदेलखंड में। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है। राजकीय मछली महाशीर है। राजकीय खेल है मलखंब, जो कि 2013 में इसे घोषित किया गया। राजकीय फसल है सोयाबीन। इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें तो वो है ग्लाइसिन मैक्स। ठीक, राजकीय फल आम है। राजकीय नदी नर्मदा नदी है, सिंपल सी बात है। राजकीय गान है मेरा मध्य प्रदेश। इसके लेखक हैं महेश श्रीवास्तव। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, आगे भी आने की संभावना है। इसके बाद जिले 52 है ना, न्यूनतम जिला आपका निवाड़ी है। और संभाग 10 है, अभी हमने पढ़ा है। नगर निगम 16 है, इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, इसको हम अपडेट करेंगे। उच्च न्यायालय आपका जबलपुर में आपका मुख्य न्यायालय है और उसका हाई कोर्ट है। खंडपीठ इसकी ग्वालियर और इंदौर है। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा सीटें हैं 230 + 1, 230 + 1 मतलब जो एक सीट है एक्स्ट्रा, ये एंग्लो इंडियन के लिए होती है। अब जो 230 सीट की बात करें तो इसमें अगर हम 230 सीट आपकी विधानसभा सीटें हैं, अब इसमें हम लोग इसको देखें, इसका जो कितना इसमें आरक्षण कितना है। आपको जो 230
विधानसभा में 230 सीटें हैं और इसमें आरक्षण जो दे रखा है वो है आपका 35 एससी के लिए है और 47 जो है आपका एसटी के लिए है। ठीक, 35 एससी के लिए और 47 एसटी के लिए रिजर्व है। कुल मिला के 82 सीटों पर रिजर्वेशन है। ठीक, एससी 35 और एसटी 47, तो 82 सीटों का आरक्षण दे रखा है। इसमें आपको डिवाइड किया हुआ। लोकसभा सीटों की बात करें तो इसमें 29 सीटें आपकी लोकसभा में हैं और इसमें से 4 जो है 4 हैं आपकी एससी के लिए, 4 एससी के लिए और जो 6 है वो आपकी है एसटी के लिए। तो बेसिकली इस पे 10 सीटों पर आरक्षण है, 10 सीटों पर आरक्षण है। 4 एससी कैटेगरी वालों के लिए है और एसटी के लिए 6 है। ठीक, 10 पे टोटल है। राज्यसभा सीटें 11 है एमपी से। और क्वेश्चन ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार आ चुका है, हर एग्जाम में आ चुका है, एमपी पीएससी में, एमपी एसआई में, हर एग्जाम में, कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर, एमपी के 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कितने हैं? वो हैं आपके इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर, इनका क्रम आता है। तो आपका क्वेश्चन आता है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कौन कौन से? इंदौर है, भोपाल है, जबलपुर और ग्वालियर है। ये क्वेश्चन अच्छा है, कई बार पूछा गया है और अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जल्दी करने वाले हैं। अब बात करेंगे प्रथम, कि एमपी में कौन प्रथम रहा है। देखिए, सबसे पहला आपका प्रथम राज्यपाल कौन रहे हैं? सबसे प्रथम राज्यपाल रहे हैं पी पट्टाभी सीतारमैया। सर्वाधिक, और उसके बाद सर्वाधिक समय तक राज्यपाल पद पर रहने वाले व्यक्ति का नाम है श्री हरिविनायक पाटस्कर। क्या नाम है? श्री हरिविनायक पाटस्कर। ठीक, 2 फैक्ट है, प्रथम और सर्वाधिक समय तक। प्रथम मुख्यमंत्री हैं आपके रविशंकर शुक्ल। उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं एम हिदायतुल्ला। ठीक है, बात क्लियर है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष है पंडित कुंजीलाल दुबे, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष हम बात करें, अध्यक्ष तो आपको ये है, और अगर हम बात करें उपाध्यक्ष के बारे में तो वो है आपके विष्णु विनायक सरवटे। ठीक, विधानसभा के अध्यक्ष हैं आपके पंडित कुंजीलाल दुबे और उपाध्यक्ष हैं विष्णु विनायक सरवटे। ये दोनों क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं, ये पूरे क्वेश्चन। प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं आपके एन.बी. लोहानी। ठीक, एन.बी. लोहानी, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ये सभी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। प्रथम राज्य सूचना आयुक्त हैं आपके टी.एन. श्रीवास्तव और प्रथम पुलिस महानिदेशक हैं बी.पी. दुबे महानिदेशक। प्रथम लोकायुक्त हैं पी.वी. दीक्षित जी और प्रथम राज्य योजना मंडल अध्यक्ष हैं आपके डॉक्टर प्रकाश चंद्र सेठी जी। ठीक, ये क्वेश्चन में आ चुका है। प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं डी.वी. रेड्डी। कौन है? डी.वी. रेड्डी। अब ये विविध है आपका मिसलेनियस वाला पार्ट है। राजकीय पशु पक्षी और वृक्ष। राजकीय पशु पक्षी और वृक्ष की बात करें तो 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर घोषित किए गए। 56 में स्थापना हुई एमपी की और 25 वर्ष बाद यानी 81 में सेम डेट को इन तीनों राजकीय पशु पक्षी और वृक्ष की घोषणा की गई। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बाघ गणनी रिपोर्ट 2018 के अनुसार देश में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में यानी कि 526 बाघ एमपी में पाए गए, इसलिए एमपी को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने एमपी के बारे में काफ़ी अच्छे फैक्ट पढ़े हैं, बहुत ही प्यारे फैक्ट पढ़े हैं और इसी प्रकार से हम एमपी को बहुत बढ़िया तरीके से स्मार्ट वे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप सभी इन वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।